नमस्कार मित्रों, बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनका पत्रकारिता का 40 साल से ज़्यादा का अनुभव है। बहुत सारे सम्मान, अवार्ड्स उनके नाम हैं और बहुत सारी ऐसी राजनीतिक कहानियाँ जो अनसुलझी रही हों, जिनको आप नहीं जानते हों, जो कभी आपने सुनी ना हो, वो सब कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। उनकी एक बेहद खूबसूरत पुस्तक आई, किताब आई, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। किताब मैंने पूरी पढ़ी। अब मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि ये कहूँ कि ये किताब, ये पुस्तक, ये बुक जो है कहानियों का खजाना है या खजानों से निकली कहानियाँ हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से लिखी किताब और इतनी सारी चीज़ें हैं कि जब आप पढ़ना शुरू करें और जब आप नीरजा जी को सुनना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको तो कुछ पता ही नहीं। नीरजा जी से मिलने के बाद क्या होता है, नीरजा जी को सुनने के बाद आपके जो पत्रकारिता के भ्रम है ना, वो टूटते जाते हैं। क्योंकि अक्सर पत्रकार सोचते हैं, अरे हमें तो सब कुछ पता ही है। तो इसका एक-एक पन्ना आपके भ्रम तोड़ने के लिए भी काफ़ी है। तो मैं तो पत्रकारों को वार्निंग दूँगा कि या तो अपने भ्रम बनाए रखना हो तो इस किताब को ना पढ़ें, और भ्रम से अलग निकलना हो कुछ, तो ज़रूर पढ़िए। नीरजा जी हमारे साथ हैं, बहुत-बहुत स्वागत है नीरजा जी। मेरी खुशकिस्मती कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद। कैसे इतनी खूबसूरत किताब है, इतना लंबा अनुभव आपका, हम आपको तो पढ़ते ही रहे, हमेशा ही पढ़ते रहे हैं। लेकिन मैं जब किताब देखा, इसको किताब पढ़ी पूरी की पूरी, तो आपने सारे जो बड़े प्रधानमंत्री हैं उनकी चर्चा इस किताब में की है। 6 प्रधानमंत्रियों की खास तौर से चर्चा की है। लेकिन जो 2 प्रधानमंत्री हैं, एक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब और दूसरे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों की चर्चा आपने यानी चैप्टर्स के तौर पर नहीं की है। हालाँकि एपिलॉग में आप उस लालच से, मेरे लिए समझिए कि उससे नहीं बच पाए कि आप नेहरू और मोदी की चर्चा करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो सबसे लोकप्रिय 2 प्रधानमंत्री हैं, अभी मैं एक कहूँगा तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, लेकिन जो 2 देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनको छोड़ने का मतलब आपने रिस्क क्यों लिया, या बहुत बड़ा फैसला मैं समझता हूँ। देखिए, अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत मुश्किल था किसको लेना और किसको छोड़ना। और मैंने जो इतने सालों की पत्रकारिता करके और पॉलिटिक्स पे लिख के, मुझे लगा कि एक चीज़ जो सामने नहीं आई है, जो जनता के सामने आनी चाहिए है कि कैसे प्रधानमंत्री बड़े-बड़े निर्णय लेते हैं। क्या पुल्स और प्रेशर्स होते हैं, क्या हिस्टोरिकल बैगेज होता है, क्या उनकी अपनी मानसिकता होती है, कैसे होता है ये सब? तो उससे कहानी शुरू हुई थी। पर ये फिर आया कि 14 प्रधानमंत्री किसको लिया जाए, किसको छोड़ा जाए एक किताब में। तो फिर मैंने निर्णय किया कि जिन्होंने अपना टर्म खत्म किया है, उनको लिया जाए, जिन्होंने टर्म नहीं खत्म किया है, उनको छोड़ा जाए। अब इसमें भी एक कैवियट्स आ गए, कंडीशंस आ गए। अ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे लगा मेरी अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है ना, उसकी शुरुआत नेहरू के बाद होती है। और इस ये वो कारण नहीं था कि आजकल एक फैशन हो गया नेहरू को रबिश करते रहो, जो कि एक तबके का है। हम जब बड़े हो रहे थे तो नेहरू के विचारों से प्रभावित थे, जिस तरह से मॉडर्न इंस्टीट्यूशन उन्होंने खड़े किए। लेकिन मुझे लगा मैं कट एंड पेस्ट जॉब ही कर पाऊंगी नेहरू के ऊपर, तो उनको छोड़ दिया जाए। बहुत कुछ लिखा भी गया है उनके ऊपर। और फिर मुझे लगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन जो सिर्फ 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, उनको मुझे जरूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि उनके जो निर्णय थे, खासकर मंडल आयोग को लागू करने का निर्णय, उसने हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल दिया और आज तक उसका प्रभाव हम देख रहे हैं। कास्ट सेंसस हो रहा है, ओबीसीज राइज कर रहे हैं, महादलित, पसमंदा से पावर नीचे की तरफ जा रहा है, और वो शुरुआत तब हुई थी। तो 11 महीने का दौरान लेकिन मुझे लगा इंक्लूड करना चाहिए, और उनको मैंने बहुत बारीकी से भी कवर किया था। बहुत बारीकी से। अब नरेंद्र मोदी जब आए तो मैंने सोचा था मैं करूंगी, और अब मैं सही बताती हूँ, एक ड्राफ्ट मैंने किया भी था। लेकिन मुझे लगा, और एक दो मित्रों से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा मुझे कि देखो ये तुम्हारा सबसे हल्का चैप्टर पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीजों में ठोस
तुम्हारे पास सोर्सेज, और सोर्सेज को नहीं एट्रीब्यूट किया, लोगों ने खुल के बात की है, अपने नाम से बात की है कि मैंने ये देखा, मुझे ये कहा गया। नरेंद्र मोदी, एक तो मुझे लगा वर्क इन प्रोग्रेस है। जब किताब खत्म हुई तो थर्ड टर्म शुरू नहीं हुआ था, तो आगे क्या होगा उससे चीजें बदलेंगी। दूसरा ये था कि एक हाइंडसाइट होता है ना, जिसकी थ्रू आप जज करते हैं किसी का कार्यकाल, उसका बेनिफिट मेरे को नहीं होगा। नरेंद्र टू क्लोज है वो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं, जो सब कुछ देख रहे हैं, वो जब तक प्रधानमंत्री हैं वो खुल के नहीं बोलेंगे। और बाकी प्रधानमंत्रियों के बारे में भी ऐसा था, जब वो पावर से हट गए तो उनके इर्द गिर्द लोगों ने बात की। जब वो पावर में थे तो उस तरह से खुल के नहीं, हालांकि कोएलिशन एरा में लोग ज्यादा खुल के बात करते हैं। खैर, तो मुझे लगा कि आई विल नॉट बी फेयर टू हिम, पूरी तरह से मैं फेयर नहीं होंगी। हालांकि आपने सही कहा, दोनों सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे, और नरेंद्र मोदी के दौरान एक पैराडाइम शिफ्ट इन पॉलिटिक्स आया है, उसको हमें असेस करने की जरूरत है। और हो सकता है आगे की किताब में मैं कुछ करूं इसके ऊपर, लेकिन ये कारण थे कि मैंने इन दोनों को छोड़ा और विश्वनाथ प्रताप सिंह को लिया। और बाकी जो पांच प्रधानमंत्री जिनको मैंने देखा है, उनके निर्णयों को बारीकी से स्टडी करने की कोशिश की, वो थे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा मैंने कहा, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो शुरू करते बात, क्योंकि अभी जो माहौल है देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट का चल रहा है, मुझे नहीं पता इसको युद्ध कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बट इंडो पाक कन्फ्लिक्ट में हम चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म हुआ है, नहीं खत्म हुआ ये भी मैं नहीं कह सकता, वो आप बता सकती हैं। लेकिन यदि इंदिरा जी के साथ इसको जोड़ के देखूं, मैं कनेक्ट करूं, तो आपने तो एक चर्चा की। एक तो और बात मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारी कहानियां तो हैं, लेकिन जितने प्रधानमंत्रियों का जिक्र यहाँ हुआ है, उनके जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कैसे लिए गए, उसकी क्या कहानी है, वो बिहाइंड द सीन क्या है, वो भी इस किताब में है। तो हिंदुस्तान की राजनीति को और सरकारों के फैसलों को समझने में भी उससे मदद मिलती। लेकिन मैम, जो 71 की जो वॉर है, जिसको लेकर आज फिर से चर्चा हो रही है, कि आज जब आप कह रहे हैं कि राहुल जी ने कहा नरेंद्र सरेंडर, तो नड्डा साहब ने कहा कि सरेंडर का तो पूरा कैलेंडर है आपकी पार्टी के पास। और 1971 में जब बांग्लादेश का बना दिया गया, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, उसके बाद भी इंदिरा जी ने जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक थे, जिसे हम POW कहते हैं, उन्हें वापस किया गया। शिमला समझौते को शिमला टेबल पर सरेंडर ये कहा गया है। कैसे आप देखते हैं इंदिरा जी को? देखिए, इंदिरा जी का जो हाई पॉइंट था, उनके जो साल थे जिनको गोल्डन इयर्स कहा जा सकता है, वो थे 67, 68 से लेके 71 तक, जब 71 में बांग्लादेश बना। वो इंदिरा जी के एकदम, जब वो बनी, प्रधानमंत्री बनाई गई, सिंडिकेट जो बड़े नेता थे उन्होंने इनको बनाया। जब शास्त्री जी की डेथ हुई उसके बाद वो भी पाकिस्तान से लड़ाई हुई 65 में, उसके बाद ताशकंद में इंडिया पाकिस्तान का समझौता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में वहां गए और वहीं उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद इंदिरा गांधी को पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुना। उनको लगा कि ये तो बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाएंगी, और उनको गूंगी गुड़िया, राम मनोहर लोहिया कहते थे, पार्लियामेंट में ही कहा, एक छोकरी मोरारजी देसाई जो दावेदार थे प्रधानमंत्री के। और बाद में जो निक्सन ने, बांग्लादेश जब हो रहा था और वो बात नहीं मान रही थी निक्सन की, वो कि भाई अपने ट्रूप्स हटाओ बॉर्डर से, तो एक क्या बोला था, तो तरह तरह की चीजें उनके बारे में कही जाती थी। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश बना उस साल में उन्होंने इलेक्शन जल्दी कराया, शुरुआत में बहुत शानदार तरीके से जीत गई। और उस समय PN हक्सर उनके सेक्रेटरिएट में थे।
तो उनका एडवाइस था, वो बहुत इंदिरा जी को गाइड किया, सिर्फ वो एग्जीक्यूट नहीं करते थे उनकी डिसीजंस को, कि अगर हम आर्मी ऐसे ही भेज देते हैं तो इतना अच्छा नहीं होगा, अगर अंदर खाने जो उनकी अपना रिवोल्ट हो रहा है इस पाकिस्तान में, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं तो बेहतर रहेगा। तो मुक्ति बाहिनी के को हम उसके पीछे मतलब सपोर्ट करें। तो इंदिरा जी ने वो ही किया। और फिर जब पाकिस्तान ने धावा बोला तो उसके तुरंत बाद उन्होंने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर दिया। आपको याद होगा, और आजकल इसका जिक्र होता है कि यूएस की 7th फ्लीट जो थी वो वहां पर बंगाल में आई थी, और yes. मतलब आंखें दिखाने वाली बात थी, लेकिन डगमगाई नहीं थी इंदिरा गांधी। उससे पहले ही कि ये सब होने वाला, उन्होंने देखा चीन पाकिस्तान जो फिर हो रहा है, और उस समय अमेरिका खुल के उनके साथ था, तो उनको आभास था क्या होने वाला। तो तुरंत उन्होंने इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी को साइन किया था अगस्त में उस साल, तो 71। तो जो सोवियत यूनियन था, जो आज रशिया है, वो भारत का बहुत, जैसे कहते हैं ना, ऑल वेदर फ्रेंड रहा है तब से। और एक जो कंसर्न वाली बात है, चिंता की बात है इस बार, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी फौज ने बहुत मजबूती से उसका सामना किया। कई सवाल उठे हैं जिसका जवाब पार्लियामेंट में होगा जब सेशन होता है जुलाई में। लेकिन एक सवाल जो है कि किस तरह से रशिया अब का सपोर्ट हमारे लिए थोड़ा म्यूटेड हो गया है, और रशिया ने एक तरफ ट्रंप की तरफदारी की है कि हाँ, उन्होंने सीज फायर ब्रोकर की इस टाइम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो एक थोड़ा सा हट गया है रशिया उस रोल से जो प्ले करता आया है। और मुझे लगता है कि सरकार को, ऑपोजिशन को, डेलीगेशन जो गए हैं, कैसे इस चीज को दोबारा दुरुस्त किया जाए, उस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। लेकिन आप समझते हैं कि 71 में जो बात हुई, जिसे बीजेपी सरेंडर कहती है, और आज ऑपरेशन जो सिंदूर के बीच में सीज फायर हुआ, उसको कांग्रेस खासतौर से राहुल जी सरेंडर कहते हैं। क्या इन दोनों सरेंडर्स में, यदि ऐसा है तो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन क्या पैरेलल्स आप देखिए, नंबर 1, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते हैं, उनका ये भाषा का इस्तेमाल करना, नरेंद्र ने सरेंडर, आप एक कार्टूनिस्ट कार्टून बना सकता है, आप पोस्टर्स पे पार्टी के रूप में चिपका दीजिए, इस तरह का आजकल होता है कैंपेन। एक बैक बेंचर खड़े होके कुछ कह सकता है, लेकिन एलओपी का कहना प्रधानमंत्री के बारे में इस भाषा में, आप सवाल पार्लियामेंट में उठेंगे, क्या हुआ, सीज फायर हमने क्या मध्यस्थता की अमेरिका ने? हम लोग कह रहे हैं नहीं, हमारे डेलीगेशन ने जाके कहा नहीं। और उनका तर्क ये है कि हम डे 1 से कह रहे हैं कि हम नॉन एस्केलेटरी चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हमने आतंक के ठिकानों को निशाने पे साधा था, उनको डिस्ट्रॉय किया है, हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाह रहे, हमारी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो पाकिस्तान अगर कहेगा कि वो विराम डालता, तो हम तो बहुत तैयारी है, हम डे 1 से ये कह रहे हैं। तो जब पाकिस्तान ने कहा, जब आपके पास ताकत हो, जैसा खासतौर से बीजेपी के समर्थकों ने भी कहा कि वो शौक में थे कि जब हम कुछ कब्जा कर सकते हैं। आप रोज कहते हो कि नेहरू जी ने पीओके पर कब्जा नहीं किया, इंदिरा जी ने पीओके पर कब्जा नहीं किया, और जब आपके पास पावर है और देश भी समझता है कि सेना बहुत ताकतवर थी, पीओके पर कब्जा कर सकती, तब अचानक सीज फायर हुआ। इससे बीजेपी के बहुत सारे समर्थकों में थोड़ा सा शॉक लगा, उनको तकलीफ हुई। दूसरी बात जो आपने एलओपी के लिए कहा, एक बात मैं इसमें कहूं आपको कि ये सही है, जो एक्सट्रीम राइट है उसको एक तरह से जो रेटोरिक था बीजेपी का कि हम तो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, तो उसके अपने क्या कहते हैं, विक्टिम्स ऑफ रेटोरिक बन गए। लेकिन क्या आप पीओके पे जाके ऐसे ही कब्जा कर लेंगे? चीन ने वहां अरबों रुपए लगाए हुए हैं।
आपको बहुत सोच समझ के, क्यों आपने 11 जो डिफेंस उनके एयर बेसिस हैं, मतलब एयर बेसिस हैं, उन पे निशाना साधा और बहुत अच्छी तरह, जैसे मैंने कहा, इंटरसेप्ट किया ड्रोन्स को, उनके मिसाइल्स को, वो सब आपने किया। पर कह देना कि क्योंकि आप सक्सेसफुल हुए तो तुरंत जाके आप पीओके को कैप्चर कर सकते हैं, ये तो हमारी आर्मी को पता है वो क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार को श्योरली पता है क्या कर रहे हैं। और क्या हमारी सरकार चाहती कि, क्योंकि युद्ध नहीं चाह रहे थे शुरू से, कि हमारी ग्रोथ स्टोरी, इंडिया स्टोरी खत्म हो जाए? क्या ये चाहते हैं हम? ये बहुत सोचने वाली चीज है, इतनी हल्की चीज नहीं है जिस लेकिन तरीके से आपने कहा ना कि ये रिटोरिक तो आप ही ने बनाया ना, ये रेटोरिक रिटोरिक। आपने बनाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेटोरिक आपने बनाया, उसका आप शिकार हुए, वो ठीक बात है आपकी। आपने इंदिरा जी पर बहुत सारी चीजें लिखी, ड्यूरिंग इमरजेंसी की बहुत सारी बातें हैं उसमें, आरएसएस का जो रोल है ड्यूरिंग इमरजेंसी और 1977 के इलेक्शंस में, ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने चर्चा की कि 77 का इलेक्शन क्यों तय किया, और वो जो बुरी हार हुई, जबकि सब लोग उनके कह रहे थे कि बहुत अच्छा उनको मिलेगा, तो क्या ऐसी वजह थी? बहुत सारे लोग कहते रहे आरएसएस ने ये भूमिका बनाई, माहौल बनाया कि इस तरह का हो गया। आप आरएसएस, इंदिरा जी और 77 के इलेक्शन को कैसे आप देख रहे हैं कि क्या वजह थी कि इंदिरा जी को ये फैसला करना पड़ा? देखिए, बहुत ही आज तक ये चीज आपको और मुझको टेंडलाइज करती है। हमारे सामने ये एक इश्यू है स्टडी का कि इंदिरा गांधी ने 77 में जो टॉप ऑफ द सिचुएशन थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हुए जरूरत ही हैं, नहीं थी। कोई जरूरत नहीं थी चुनाव करने की, और चुनाव कराए, और फ्री एंड फेयर चुनाव कराए। नहीं तो हारती नहीं, अगर फ्री एंड फेयर नहीं होते तो हारती नहीं। तो क्यों कराए? और मैं ये भी नहीं मानती कि उन्होंने कराए कि ये सोच के, जो कई लोग कहते हैं, जिनको मैंने कोट भी किया है, कि वो हार जाएंगी, उनको पता था हार जाएंगी, फिर भी उन्होंने कराए। शी वॉज मोर, नेहरू की बेटी थी, संजय गांधी जो कि डिक्टेटर माने जा रहे थे इमरजेंसी दौरान में, उनकी मां कम थी, नेहरू, डेमोक्रेटिक नेहरू की बेटी ज्यादा थी। लेकिन मुझे लगता है वो सब, वो हार, इंदिरा गांधी की शख्सियत वो नहीं थी कि वो हारने के लिए चुनाव कराती, वो तो विल टू पावर था, उनकी तो किलर इंस्टिंक्ट्स थी, टाइमिंग उनका परफेक्ट था। तो क्यों कराया? मुझे लगता है कि कई चीजें हाथ से बाहर जा रही थी उस समय। संजय बहुत लिखा है, ये पीएन धर जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, अपनी यस। किताब में, कि वो प्रेसिडेंशियल रूल की बात हो रही थी, कई स्टेट से रेजोल्यूशन पास करा दिए थे कि नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठे, उनके जो लोग आसपास थे वो बहुत हावी थे उनके ऊपर, और ये भी कहा था बंसीलाल ने कि चुनाव की जरूरत ही नहीं है, लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना दीजिए। तो इस तरह की बातें हो रही थी, और इंदिरा गांधी चाहती थी कि संजय गांधी इलेक्शन द्वारा चुन के आए, लेजिटिमेट लीडर बने, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी, और जी उनकी एक नई टीम बने। जी। लेकिन तो उनको, और 77 के लिए आपने, ऑपोजिशन लीडर्स को भी सॉफन कर लिया था जो जेल में थे, तो उनको लगा ये एंड मौका था, उनका कैलकुलेशन था कि ये इलेक्शन सूनर देन लेटर कराने होंगे, ये अच्छा मौका है कराने का, और संजय को सक्सेसर बनाने का। बनाने का और बनाने का। लेकिन फिर वही कंपैरिजन की बात आती है, लोग कंपैरेटिव करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। 77 में आपने कहा जो अपोजिशन लीडर्स थे जेल में थे, उनको बाहर छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ठीक है, और आपके हिसाब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो हुआ जिसमें जनता पार्टी को बड़ी लंबी सीट मिली। लेकिन 2024 में अपोजिशन ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और खास तौर से लेवल प्लेइंग फील्ड के बिना इलेक्शन हुआ। डू यू थिंक सो? बिल्कुल। ये जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं, आज भी अखबारों में आज भी उनका महाराष्ट्र लेख में निकला है इंडियन एक्सप्रेस में कि महाराष्ट्र का इलेक्शन क्यों फिक्स्ड इलेक्शन था, वो शुरू से मानते हैं इसको। इसका जवाब कन्विंसिंगली आया नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी, जब, मैं मानती हूँ उन्होंने डिसमिस किया है कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन जब एलओपी आपका और मेन ऑपोजिशन पार्टी इतना सीरियस चार्ज लगा रही है, तो मुझे लगता है शायद जरूरत है
बिकॉज सीजर्स कहते हैं ना अंग्रेजी में, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन, और हमारे लोकतंत्र में तो बहुत जरूरी है। तो इसको और बारीकी से देखें और आंकड़ों द्वारा प्रूव करें, तर्क द्वारा प्रूव करें कि ऐसा नहीं था, अगर उनका ये मानना है। क्योंकि ये बार बार क्यों उठ रहा है कि कांग्रेस के मन में एक दुविधा है, एक सवाल है जिनका जवाब उनको कन्विंसिंगली नहीं मिला है अभी, चाहे गलत हो, ये गलत धारणा हो तो भी मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को शायद और बारीकी से इसको देखने की जरूरत है। इंदिरा जी से जुड़ा एक आपने सवाल, उसमें एक जर्नलिस्ट आप इंदिरा जी से पूछते हैं 71 के इलेक्शन मेरे ख्याल से, कि क्या इशू है, गरीबी, बेरोजगारी और ये सब, तो इंदिरा जी कहती हैं आई एम द इशू। ठीक है, बिल्कुल। और एक चर्चा और उसमें है, बहुत बारीक सी लाइन पे लिखी है आपने, कि वो जब वहां से अपने 2 सूटकेस, 8 साड़ियां, 8 ब्लाउज और एक जापानी ट्यूबलाइट पोर्टेबल उठा लेती हैं, और वो पोर्टेबल ट्यूबलाइट गाड़ी में लगी हुई है जब वो ट्रेवल कर रही है रात को, ताकि लोगों को वो वेव कर सके। क्या कोई कंपैरिजन है? इंदिरा जी का बहुत इंटरेस्टिंग था ये, 79 में जब जनता पार्टी टूटी और वो अभी उनको पता ही नहीं लग रहा था क्या हो गया, कैसे हो गया, सब पावर में से बाहर चले गए, ये सब हो रहा था दिल्ली में। ये तो जो आपने कहा ना, इतनी साड़ियां लेके और ट्यूबलाइट लेके, 2 थर्मस फ्लास्क लेके अपना चल दी कैंपेन के लिए। और वो जब थर्मस, ये जो ट्यूबलाइट थी जापानी, तो सामने बैठती थी, उनको पता है कि लोग उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो बहुत संक्षिप्त में बोलती थी, ये मुद्दे हैं, आपको हाथ को देना है। हाँ, बहुत सिंपल रखती थी, और वो ट्यूबलाइट ऑन रहती थी, उनका चेहरा दिखे लोगों को जो लाइट अप है रास्तों में, वो जानती थी। और एक बार जब ये इंडिया टुडे के थे, वेंकट नारायण उनके साथ गए हुए थे, तो उन्होंने वर्णन किया बहुत डिटेल में कि जब ये लोग वापिस आए दिल्ली तो प्लेन रुका, तो ये पत्रकार भी थे उनके साथ, और भी थे, यशपाल कपूर उनके जो एड थे वो थे, तो सीढ़ी है ना, उसको आने में थोड़ा कुछ मिनट लगते हैं, कूद कर वो उतर गए। हाँ, तो उन्होंने बोला यशपाल ये कितनी दूर है नीचे, तो उसने कहा मैम 10 फुट है, तो उसने कहा मैं तो जा रही हूँ, आप लोग सीढ़ी आगे तो जाना। 10 फुट वो कूद के अपना टर्मिनल में चल के चली गई। तो इंदिरा गांधी, कई चीजें थी उनके बारे में, बहुत एक मायने में सबसे फैसिनेटिंग प्रधानमंत्री। मुझे तो कई बार पूछते हैं लोग बेस्ट कौन, वर्स्ट कौन, अंडररेटेड कौन, मैं उसका जवाब, बेस्ट वर्स्ट का मैं जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि हर प्रधानमंत्री का अच्छा पहलू है और बहुत अगली पहलू है, लेकिन इतना मैं जरूर कहती हूँ मोस्ट फैसिनेटिंग प्रधानमंत्री अभी तक इंदिरा गांधी रही है। इसीलिए मैंने कहा कि इंदिरा जी पे तो पूरी चर्चा कर सकते हैं प्रोग्राम में, लेकिन अब दूसरा बड़ा इशू, दूसरे बड़े प्रधानमंत्री जिनके लिए आपने तय किया कि 11 महीने के बाद भी, जो आपने कैबिनेट बनाया था 5 साल का, उसको तोड़ते हुए 11 महीने के प्रधानमंत्री पर आप पूरी चर्चा कर दी, और 1990 से लेकर आज 2025 तक वो राजनीति हिंदुस्तान की शक्ल बदल देती है, मंडल की राजनीति। क्या ऐसी वजह थी? क्योंकि एक सवाल का जवाब मुझे जरूर दीजिए कि ये बात होती है कि मंडल की राजनीति मंदिर की राजनीति का जवाब था, या मंदिर की राजनीति मंडल का जवाब था? आपको क्या लगता है, और ये कैसे बदल गया पूरा? देखिए, ये गोविंदाचार्य बीजेपी के थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मंदिर रिस्पॉन्स नहीं था मंडल का जी। माना जाता है, पॉपुलर धारणा है कि मंडल आया, उसकी रिस्पॉन्स में मंदिर आया, जो कमंडल कहते हैं, मंडल के रिस्पॉन्स में कमंडल। उन्होंने कहा मंदिर का डिसीजन हमने जून के अंत में ले लिया था, पालमपुर में कर लिया था। नहीं, पालमपुर में तो डिसाइड किया था मंदिर का, जून में हो गया था, प्रमोद जी और अडवाणी जी के साथ। हाँ, वो तो कर लिया था, लेकिन रथ यात्रा का, अडवाणी जी की रथ यात्रा का जो निर्णय था, वो सितंबर में रथ यात्रा हुई थी, लेकिन निर्णय जून में हुआ था, मंडल अगस्त में हुआ। और ये मुझे प्रमोद महाजन ने भी बताया, क्योंकि प्रमोद महाजन अडवाणी जी के पंडारा पार्क वाले घर में जाकर ये फाइनल डिसाइड किया था उन्होंने कि कैसे ये रथ यात्रा होगी। पहले अडवाणी जी पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन ये जून की बात है, और वीपी सिंह ने फैसला अगस्त में किया है, और वीपी सिंह का फैसला अगस्त में किया गया। वीपी सिंह कहते थे कि उनका फैसला, उनको मालूम था
कि भाजपा क्या करने जा रही है। उन्होंने कहा मैंने अपनी सरकार को 2 साल तो दिए थे, वो फास्ट फॉरवर्ड हो गया। वहां राजीव गांधी बैठे थे जो कि हर चीज को बड़ी निगाह से देख रहे थे, इनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन से उनको पैदा कर रहे थे। देवीलाल से कांटेक्ट था, चंद्रशेखर से कांटेक्ट था जो वीपी सिंह के खिलाफ थे। अंदर खाने वीपी सिंह की सरकार में बहुत ही घमासान था। तो एक तरफ से कांग्रेस का धावा था, एक तरफ से बीजेपी तैयार हो रही थी। बीजेपी को लगा सरकार नहीं टिकेगी, हमको अब अपना रास्ता चुनना होगा। तो ये सब देखते हुए और फिर जो इंडस्ट्री थी जिनको वीपी सिंह ने आड़े हाथ लिया था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजीव गांधी के, वो इंडस्ट्री के लोग नहीं भूले थे, वो नहीं चाहते थे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चले। तो कई तरफ से एक पिंसर मूवमेंट था। तो एक बिलीगढ़ सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, और अरुण नेहरू जैसे लोग, वो लोग जो आए थे कांग्रेस से वीपी सिंह के साथ, वो लोग भी अब कांग्रेस के टच में हो गए थे, वो निकलना चाहते थे। अंदर खाने बहुत घमासान हो रहा था। तो वीपी सिंह ने मंडल का कार्ड प्ले किया। अब मंडल क्या था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ये मोरारजी देसाई के टाइम ये सेटअप किया गया था कि उस समय ओबीसी बहुत थे सरकार में। तो ये सरकार को दी गई थी। जब ये लोग गए थे, मंडल बीपी मंडल गए थे, एसएस गिल जो सेक्रेटरी जनरल थे उसके, वो गए थे साथ में, दे के आए थे। तो जब लौट रहे थे होम मिनिस्ट्री में, नीचे आ रहे थे, तो ये एसएस गिल ने मुझे बताया था कि मंडल ने उनको कहा साहब आपने बहुत मेहनत की है इस पे, पर आज हम इस रिपोर्ट का विसर्जन करके आ रहे हैं। और वो इंदिरा गांधी अभी पावर में आई थी, तो वो 9 साल लगे उसको अलमारी में से निकाल के, 9 साल क्या 10 साल 1990 में, और निकाल के उसको लागू करना। और लागू क्या किया, शायद पता नहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह को ये आभास था कि नहीं, कि वो जो एस्पिरेशनल रेवोल्यूशन हो रहा है ओबीसीज के अंदर, उसको उन्होंने आवाज दे दी। उसको कोई सरकार फिर रिवर्स नहीं कर पाई। और फिर कोर्ट ने तो इसको एक्सेप्ट ही कर लिया। इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत ही फेमस जजमेंट है, और नरसिम्हा राव के टाइम में हुआ। नरसिम्हा राव ने मंडल की जो आग थी उसको ठंडा किया, उनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक इरिवर्सिबल हो गया, वो डाउनवर्ड पावर डिवोल्यूशन चलता ही गया, और जो आज तक जारी है। कास्ट सेंसस का डिसीजन जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जो मांग करते रहे हैं, सरकार ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, और पिछले दिनों में कह दिया है सेंसस तो मार्च 2027 तक हो जाएगा और कास्ट एन्यूमरेशन हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा एक कैटेगरी नहीं होगी, ओबीसी करके अलग अलग कास्ट का वर्णन होगा। अब पता, जैसे बिहार अगर एक एग्जाम्पल है, तो 52% नहीं है ओबीसी, जो कि 1931 का सेंसस है, वो जाता है 65% तक। उसमें 36% एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, जो आज उभर के आ रहे हैं, जिनका कोई नेता नहीं है। और ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, उसके अंदर ईबीसी हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, ये कहा जाता है, मोदी घांची। तो जो कहानी शुरू हुई थी वहां से, और आज आपका प्रधानमंत्री ओबीसी है, तो ये डेमोक्रेसी का पावर का नीचे जाना, ये डेमोक्रेसी की उपलब्धि है। हालांकि काउंटर प्रेशर है आज हमारी डेमोक्रेसी पे, इंस्टीट्यूशन अंडर प्रेशर है, वो भी एक हकीकत है। तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। वीपी सिंह ने मुझे कहा था, अंग्रेजी में कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, मंडल चेंज द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। यस। और दूसरा उन्होंने कहा था, people run governments, I ran history। तो कहीं ना कहीं उनको शायद आभास था, और लेकिन उनको अपने आप फायदा नहीं हुआ। ओबीसीज ने उनको अपना नेता नहीं माना। ओबीसीज ने लालू यादव को, मुलायम यादव को, शरद यादव को, अशोक गहलोत को, उमा भारती को, अगले 25 साल में स्टेट्स जो रन हुई, सीएम्स उभरे, वो ओबीसी, बहुत ओबीसी के सीएम्स थे।
एक कोलिशन का दौर ओबीसी को बिलोंग करता था, और अब शायद हो सकता है ज्यादा, मैं जैसे कहती हूँ एक्सट्रीमली बैकवर्ड्स, महादलित, पसमानदा मुस्लिम्स, जो सब बैकवर्ड्स हैं इन कम्युनिटीज के, उनकी तरफ दौर जा रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि ये मंडल पॉलिटिक्स जो है, इसमें दो बड़े यू टर्न हैं। एक बड़ा यू टर्न तो राजीव गांधी से राहुल गांधी था। राजीव गांधी का 90s का जो भाषण है लोकसभा का, उसमें जिस तरह से वो मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन की बात करते हैं, मतलब विरोध है। और उसके बाद आपने भी देखा, इतिहास देख लिया कि कांग्रेस लगातार नीचे गिरती गई, और आज राहुल गांधी उसके मसीहा हो गए हैं उस पॉलिटिक्स के। दूसरी तरफ बीजेपी कहती रही कि ये जाति में मत बांटिए, हिंदू को एक रखिए, बटेंगे तो कटेंगे, और ये सबसे बड़ा पाप है, और फिर वो जाति जनगणना पर आ गए। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप कुछ समझें ना समझें, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को होगा। आप भी ऐसा ही सोचते हैं, राहुल गांधी के बजाय? देखिए, अभी तक जो दिख रहा है ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जो जब मंडल हुआ 1990 में, जब प्रधानमंत्री ने ये पेश किया, उसके बाद राजीव गांधी ने उसका जम के विरोध किया था। जहां तक मुझे याद है तकरीबन 2.5 घंटे का भाषण था उनका, लंबा भाषण उनका था, 90 मिनट्स। बहुत लंबा भाषण था उनका, और एकदम वो मंडल के खिलाफ थे। वो कहते थे कि ओबीसी को अगर इकोनॉमिक जस्टिस देना है तो ये तरीका नहीं है, ये राह नहीं है, और तरीके हमें ढूंढने होंगे। तो वहां से लेके राहुल गांधी जो कास्ट सेंसस की वकालत की उन्होंने और बार बार कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी ने कांग्रेस को कभी उस नजरिए से नहीं देखा। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में ओबीसी गई हैं, कर्नाटक जैसे प्रदेश में इंदिरा गांधी जब जीत के आई थी बाई इलेक्शन में, जब 78 में, तो चिकमगलूर से जीत के आई थी, और वहां जो लाइनअप था वो ओबीसी लाइनअप ही था। ओबीसी लाइन तो साउथ में रहा है, लेकिन नॉर्थ में बेस जो रहा है वो अपर कास्ट, मुस्लिम और दलित का रहा है कांग्रेस का। लेकिन उसको छोड़ के जो आज क्योंकि अपर कास्ट तो बीजेपी की तरफ चला गया है, राहुल जो बात कर रहे हैं वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज की, दलित की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें ओबीसी ने कांग्रेस की तरफ नहीं देखा है, आगे का कह नहीं सकते। उनकी जो राहुल गांधी ने ये फैसला किया है, उनको अपना नहीं माना, और मुझे लगता है शायद राहुल ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हैं, उस भाषा में नहीं बोल पाए हैं, वो स्लोगन नहीं दे पाए हैं, वो प्रोग्रामिंग नहीं दे पाए हैं जिससे कि ओबीसी कन्विंस हो जाए। वो ओबीसी रहेंगे तेजस्वी यादव के साथ, यादव रहेगा अखिलेश यादव के साथ, जो कि कांग्रेस के अलाई थे पिछली इलेक्शन में 24 में। तो पीडीए जो उनका पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसमें उन्होंने खासकर जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, यादव तो उनके साथ है, उसकी तरफ पिच किया था, और वो उनकी तरफ आए थे। उसका कारण है कि 62 से लेके नीचे आ गई बीजेपी 33 लोकसभा सीट पे, और वही कारण है उसको मेजोरिटी नहीं मिली। यूपी में जो हुआ उसकी वजह से उसको मेजोरिटी नहीं मिली। तो आज एक्सट्रीमली बैक, और यही चैलेंज आज तेजस्वी यादव के सामने है, जो कि बिहार का इलेक्शन होगा नवंबर में। तो क्या वो मुस्लिम यादव MY का जो बेस है उसको वाइडन कर पाएंगे और एक्सट्रीमली बैकवर्ड्स को अपनी तरफ खींच पाएंगे, ये सवाल है। अभी तक ऐसा कोई ठोस प्लान सामने नहीं आया उनकी तरफ से, पर ये देखने लायक चीज होगी, क्योंकि यूपी में ये संभव हुआ था उसमें। पर कांग्रेस की तरफ गया है वो अभी तक नहीं दिखा है, ना कोई मुझे प्लान दिखा है। मैम, हमने इंदिरा जी से वीपी सिंह पर जंप तो कर लिया, लेकिन एक सबसे हीरो किस्म का यंग राजकुमार, प्रिंसेस प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जिसने एक नए हिंदुस्तान का सपना देखा, कंप्यूटराइजेशन किया, टेक्नोलॉजी पर बड़ा काम किया, टेलीफोन जो क्रांति थी, एक तरह से रेवोल्यूशन, उस पर काम किया। लेकिन दो बड़े फैसलों ने पूरी राजनीति उनकी खत्म कर दी। एक शाहबानो और दूसरा ताला खोलने का, मंदिर निर्माण का, है ना। बोफोर्स को अलग से देखते, बोफोर्स तो अलग इशू था, बोफोर्स ने अलग से किया, लेकिन ये दो बड़े फैसले आप कैसे इसको देखती है? किसने सजेस्ट किया उनको कि ये करना चाहिए? देखिए, एक फैसला था शाहबानो जजमेंट, एक मुस्लिम औरत जिसको तलाक दे दिया था, जो मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में गई। उसके 5 बच्चे थे,
और कोर्ट ने कहा एक 179 मतलब 180 रुपए से थोड़े पैसे कम उसको पर महीना मेंटेनेंस देना चाहिए, जिससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में बवाल आ गया, क्योंकि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ का हनन है, ये उसमें इंटरफेरेंस है। कोर्ट ने ये भी कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी कि डिजायरेबिलिटी करना चाहिए आगे जाके, तो उससे मुस्लिम समाज बहुत नाराज हो गया। राजीव गांधी, आप बिल्कुल कहते हैं, जब वो जीत के आए थे ना, जैसे आशा की किरण, इंदिरा जी के जमाने में जो लास्ट ईयर्स थे वो बहुत ही मुश्किल साल थे देश में, और बाद में जब उनका असैसिनेशन हुआ, उसके बाद एंटी सिख राइट्स हुए, वायलेंस हुआ, उसके बाद राजीव जीत के आए 40 साल की उम्र, और एकदम जैसे लगा कि हिंदुस्तान एक नए मोड़ पे आ गया है, और तो जल्दी ही उन्होंने अकॉर्ड्स कर दिए, असम अकॉर्ड, पंजाब अकॉर्ड, मिजोरम अकॉर्ड, वोटिंग एज को कम कर दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ ले आए, टेक्नोलॉजी मिशंस कर दिए, इंडिया हिंदुस्तान को कैसे 21वीं सदी में ले जाया जाएगा, हाई नोट्स थे। और फिर एक छोटा सा जजमेंट, जो रोज कई जजमेंट ऐसे आते होंगे, उसने उनको बिल्कुल डिरेल कर दिया। उस जजमेंट के जवाब में, क्योंकि मुस्लिम समाज इतना एजिटेट हो गया, उन्होंने मुस्लिम विमेन बिल की वो किया, सोचा, जो कि उनकी पार्टी के अंदर से सजेस्ट किया गया। वो उस बिल के दौरान उन्होंने जो जजमेंट थी उसको नकार दिया, नकार देने का एक एफर्ट था। अब क्योंकि इससे हिंदू नाराज हो गया कि मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है। मैं तो यूपी में घूमी थी उन दिनों जब ये सब हो रहा था, और बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट और मतलब टेंशन कम्युनल था। तो उन्होंने उनको एडवाइस दी गई कि आप हिंदू को भी खुश कर दो, आप बाबरी मस्जिद का तो ताला लगा हुआ मंदिर के सामने, जो कि 1949 में लगा था, उसको कोर्ट पे प्रेशर डाल के कैसे भी करके खुलवा दिया जाए। तो उन्होंने वो खुलवा दिया। वो कहते हैं अरुण नेहरू, जो उनके कजन थे, जो बहुत प्रभावी थे उस समय, उनको प्रधानमंत्री बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, तो उनके कहने पे ये किया। और अरुण नेहरू ने आरिफ मोहम्मद खान को ये कहा था कि मैंने राजीव की मर्जी से ये हुआ था, मैंने राजीव से बात की थी, उनकी बात यूपी के सीएम से करवाई थी फोन पे वगैरह। तो एज अ रिजल्ट ना हिंदू खुश हुआ ना मुसलमान खुश हुआ, माया मिली ना राम ना, बिल्कुल। और 414 सीटें अनप्रेसिडेंटेड उनकी जो आई थी 1984 दिसंबर में, जो कि नेहरू की भी नहीं थी, उससे 197 पे आ गए, 197 पर। और विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर से, उन्होंने रिप्लेस किया उनको प्रधानमंत्री। और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 87 से 89 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक विकल्प खड़ा कर दिया कांग्रेस के खिलाफ, 440 पार्टी के खिलाफ विकल्प, पूरा नॉन कांग्रेस स्पेक्ट्रम को एकजुट कर दिया, जो सेंट्रिस्ट पार्टी से उनको उनका विलय करा दिया, रीजनल पार्टीज को सपोर्टिंग रोल में आ रहा है, बीजेपी और लेफ्ट बाहर से सपोर्ट, दोनों एक साथ आ गए, उनके साथ में खड़े हो गए, जो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन विरोधाभास था। मुझे याद है, मैं वीपी सिंह के साथ बहुत ट्रैवल किया था उस दौरान, तो वीपी सिंह वो बोफोर्स की कॉपी लेकर, रिपोर्ट को लेकर घूमा करते थे, और पूरा इलेक्शन में एक हाथ में। लेकिन आप सोचिए मैम कि करप्शन हमारे यहाँ बड़ा इशू रहा 1989 के इलेक्शन में, 90 के इलेक्शन में, और दूसरा 2014 के इलेक्शन में, मनमोहन सिंह के इलेक्शन में। लेकिन बोफोर्स में राजीव गांधी जी को क्लीन चिट मिल गई, और 2014 में जिन जिन लोगों को जेल भेजा गया था उनमें से ज्यादातर लोग बरी हो गए। तो ये जो पॉलिटिकल गेम ऑफ है, पूरा का पूरा करप्शन जो है पॉलिटिकल गेम है, और अभी भी हमने देखा 2024 में भी। कैसे आप इसको देखिए, आज करप्शन मुद्दा नहीं है, ये नंबर 1, क्योंकि लोग मानते हैं सभी करप्ट हैं। नंबर 2, वो मानते हैं जो ईडी का इस्तेमाल हुआ है, सीबीआई का इस्तेमाल हुआ है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हुआ है, अब जिन लोगों के खिलाफ हुआ है उसमें ठोस केस हो सकता है, ठोस केस है, लेकिन जो पॉपुलर धारणा है वो ये है कि जो आपके सरकार के अपोनेंट्स हैं
उनके खिलाफ ये मैकेनिज्म्स यूज हो रहे हैं, ये एजेंसीज यूज हो रही हैं। तो उसका जो इफेक्ट होना चाहिए ना कि आप करप्शन के खिलाफ, समाज की सफाई के खिलाफ, पॉलिटिक्स की को साफ करने के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो धारणा लोगों में नहीं है। तो करप्शन का मुद्दा नहीं है आज, मैं नहीं मानती कहीं भी करप्शन का मुद्दा। एक बड़े प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, थोड़ा छोटी चर्चा हम लोग करते हैं कि नरसिम्हा राव, जो आज देश जिस रफ्तार से दौड़ रहा है, उसका मोटे तौर पर क्रेडिट नरसिम्हा राव को देना चाहिए लिबरलाइजेशन को लेकर, है ना? लेकिन लिबरलाइजेशन से छूट गए नरसिम्हा राव क्रेडिट लेने से, और बाबरी मस्जिद को गिराने के जो पाप है या अपराध है, वो उनके सिर पर गिरा, कांग्रेस की तरफ से, दूसरी पार्टियों की तरफ से। आप ऐसा समझती हैं कि नरसिम्हा राव, क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज तरीके से आपने उनको देखा है, नरसिम्हा राव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है बाबरी मस्जिद गिरने के लिए? देखिए, बात आपने बिल्कुल सही की। नरसिम्हा राव ने, जो मैंने कहा ना, जो टेम्परेचर ठंडे कर दिए, जम्मू कश्मीर उबल रहा था, पंजाब उबल रहा था, मंडल का इतना झंझट था, मंदिर का था, कम्युनल वायलेंस थी, जब उन्होंने टेक ओवर किया, और इकोनॉमी बिल्कुल जैसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, जब उन्होंने स्वेरिंग इन हुई भी नहीं थी, कुछ घंटे पहले जब ऑफिशियल्स गए तो उन्होंने कहा था ऑफिशियल्स को, मुझे मालूम था कि स्थिति गंभीर है, मुझे मालूम नहीं था कि इतनी गंभीर है, पर उन्होंने तुरंत गो हेड दिया था कि हम जाएंगे IMF वर्ल्ड बैंक के पास, जो लेना है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो करने हैं वो हामी भरी थी। डीवैल्यूएशन जो उनका कंडीशन था वो भी मान गए थे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक साल में उन्होंने इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबलाइज कर दिया था, पॉलिटिकल सिचुएशन को स्टेबलाइज कर दिया था। और दूसरा जो चैलेंज था कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड सामने आ गया था, यूएसएसआर ब्रेकअप हो गया था, रूस निकला था, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स निकली थी, तो वहां का भी प्रेशर था। तो उन्होंने एक रीच आउट किया था सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, ईस्ट एशिया को, तो बहुत फार रीचिंग उनकी सोच थी, विजनरी सोच थी। लेकिन जैसे कि राजीव गांधी के सामने इतना कुछ करते हुए भी कास्ट और कम्युनिटी उनको ले डूबी, और उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कास्ट और कम्युनिटी और रिलीजन का कितना होल्ड है हिंदुस्तानी साइकी पे। नरसिम्हा राव को भी वही चीज ने मतलब एक वो किया। हालांकि मेरी किताब का जब लॉन्च हुआ था तो पूछा गया, शरद पवार थे जो वन ऑफ द पीपल जो लॉन्च पे आए थे जिन्होंने किया, तो सबसे पूछा गया पैनलिस्ट से कि सबसे बेहतर प्रधानमंत्री आप किसको मानते हैं। तो शरद पवार ने, जो कि बहुत मेजर्ड हैं, बहुत केयरफुल हैं, उन्होंने तुरंत बोला नरसिम्हा राव। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी उनकी तरफ से ये आना। और पर नरसिम्हा राव जब 4 पत्रकार उनसे मिलने गए थे डेमोलिशन के कुछ दिन बाद ही, उनमें निखिल चक्रवर्ती एक थे, प्रभाष जोशी थे, तो निखिल चक्रवर्ती उनके बहुत अच्छे मित्र थे बहुत समय से। तो उन्होंने पूछा कि आप, सुना है, चर्चा थी कि आप जब बाबरी मस्जिद ढह रही थी 6 दिसंबर 1992, तो आप सो रहे थे या पूजा कर रहे थे, ऐसे बहुत अफवाह थी। तो उन्होंने कहा था कि दादा, जो कहते थे निखिल चक्रवर्ती को, दादा आप समझते हो कि मैं राजनीति नहीं जानता, मैं राजनीति में पला बड़ा हूं, मैंने ये होने दिया ताकि ये चीज जो हमको बिल्कुल ही क्या कहा, फेस्टरिंग सोर, ये हमारी बॉडी पॉलिटिक्स से खत्म हो जाए। तो अब क्या उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की करके भाजपा के साथ, मैं नहीं मानती। हालांकि भाजपा को भी मैंने कोट किया, भाजपा के नेताओं ने कुछ लोगों को बोला था कि हमने नरसिम्हा राव को वार्न किया था कि इस दिन ये होने जा रहा है, तो आप तैयारी रखना। पर क्या वो कॉम्प्लिसिट थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, या वो उन्होंने होने दिया कि ये बवाल है, मुसीबत है, टल जाएगी? लेकिन वो बवाल मुसीबत टली, उनके दौरान शांत हो गया था मामला, पर वो टली नहीं। एंड से अंग्रेजी में, इट लेड टू द राइज एंड राइज एंड राइज ऑफ द भाजपा। एक और
कमज़ोर कह लेते हैं, जैसे आपने वीक प्राइम मिनिस्टर और देश के ज़्यादातर लोग कहते रहते हैं, और संजय बारू साहब ने तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा मनमोहन सिंह। उन्होंने भी हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने की कोशिश की। लेकिन क्या आप सोचते हो कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री ने, जिसके लिए खुद मनमोहन सिंह ने कहा था कि हिस्ट्री में बी काइंड विद हिम वन डे, And तो क्या आपको लगता है हुआ है? yes, I think बहुत क्वाइट प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी पावर बिहाइंड द थ्रोन थी, आधा प्रधानमंत्री माना जाता था उनको। और जो पीएम के पावर्स होते हैं उसको जैसे कहते हैं ना, आप और असर्ट कर सकते थे, मनमोहन सिंह कर सकते थे। जो अथॉरिटी पीएम की थी वो वीकन हुई थी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई, जिससे वो डील ही नहीं इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वो डील इम्पोर्टेंट है एक नए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो अमेरिका के साथ हिंदुस्तान का हुआ उसके लिए। पर शुरू से लेके डे वन से लेके, और जॉर्ज बुश उस तरफ थे प्रेसिडेंट यूएस के, और मनमोहन सिंह इस तरफ, उनमें बहुत रेयर केमिस्ट्री भी थी। उन्होंने जिस तरह से 39 महीने इसको पुश किया, हर स्टेज से ले गए, और बिल्कुल नहीं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार थे, उस पे एकदम अडिग थे मनमोहन सिंह, इधर से उधर नहीं हुए। तो और जिसमें जो कहते हैं ना पॉलिटिकल किलर इंस्टिंक्ट, लेफ्ट ने कहा हम विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट, लेफ्ट पे डिपेंडेंट थी उनकी सरकार, तो किस तरह से मुलायम सिंह की पार्टी को अमर सिंह को यूज करके वो अपनी तरफ लाए। मुलायम सिंह की सपा अगेंस्ट थी ये डील के शुरू में, और वहां साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल हुआ। वो एक नया पहलू था, नया चेहरा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। लेकिन आपने लिखा कि हाफ प्राइम मिनिस्टर, व्हाट डज इट मीन? हाफ प्राइम मिनिस्टर मतलब बिहाइंड द थ्रोन सोनिया गांधी का डिसीजन मेकिंग था। वो अहमद पटेल तो बोलते ही थे कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन तो हम ले रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन करिए, गवर्नेंस करिए। वो तो लेकिन सोनिया गांधी को सुपर प्राइम मिनिस्टर कहना, वहां तक तो बात ठीक है क्योंकि वो उनकी लीडर रही हैं। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जब हम रहते हैं किसी पोस्ट पर तो उसको असर्ट करना चाहिए या उनको देखना था। लेकिन राहुल गांधी जो उनकी पार्टी के एमपी हैं, वो उनके बिल पर जिस तरह से बिहेव करते, मैं उसको फाड़ना टोन करना नहीं कह रहा, और ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस की बात जो कर रहे हैं, जो ऑर्डिनेंस को जो फाड़ा, मैं तब तक ये चुप रहना कोई बेहतर इंसान होने का वो मानती है? मुझे लगता है अगर राहुल गांधी थोड़ा समय तक चुप रहते हैं ना, तो शायद देश उनको अलग से ही देखेगा। ये भी सवाल राहुल जी का बाद में भाषा का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी बहुत सिंसियर है, वेल मीनिंग है, और साहसी है, वो इशू नहीं है। भाषा उनकी ऐसी है कि लोगों को लगता है क्या बोल रहे हैं हम, कैसे इन पे मेरा कहना है कि मैं मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर को किसी दिन तो असर्ट करना चाहिए ना। आप कहते हैं वो ईमानदार हैं, आप कहते हैं वो सिंसियर है, आप कहते हैं वो इंटेलिजेंट है, लेकिन जो अपनी जिस जगह पर बैठे हैं अगर उसके लिए सिंसियर नहीं है, उनके ऑर्डिनेंस को कोई फाड़ दे उनका एमपी, और वो चुप रहते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने, उनको मंत्री बनाने। एक बात बताऊं, जब ये किताब निकली तो मैं मनमोहन सिंह जी को मिलने गई, मैंने कहा मैं आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो जब मैं अंदर गई, उनकी पत्नी भी थी, तो किताब वहां टेबल पे रखी थी, तो उन्होंने कहा मैंने पढ़ी है, और फिर उन्होंने, उनकी वाइफ ने चैप्टर को खोला, जो सबसे अच्छा उनको लगा वो टाइटल था द अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हु ट्रायम्फ, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मुझे कहा, जब मैं निकल रही थी तो उन्होंने, दिस मेंट अ लॉट टू मी, मैंने कहा आपका आशीर्वाद इन शब्दों में, थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने कहा नहीं, यू हैव बीन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रूथफुल। जो तो खैर, तो उन्होंने, मैंने उनसे उस समय सवाल किया था, मैंने कहा ये सब जो हुआ, जो ऑर्डिनेंस फाड़ा गया, आपने क्यों नहीं रिजाइन किया? तो उन्होंने कहा उसके तुरंत बाद राहुल गांधी मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे से माफी मांगी थी।
मैंने कहा आप इंटरव्यू, कुछ चीजें उन्होंने कही थी ऑन रिकॉर्ड जो एक्सप्रेस में छपी थी, लेकिन वो मैंने कहा आप विस्तार से इंटरव्यू दीजिए। अब तो आप मतलब आप देश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या गलतियां हुई, क्या ठीक हुआ, देश आपसे सुनना चाहेगा। पर ही डिडंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी इवन एट दैट स्टेज। मतलब कुछ पार्टी को के लिए गड़बड़ ना हो जाए, he did not want that to happen। पर उनको एक चीज उन्होंने ये कही थी जो मुझे याद है, उन्होंने कहा कि जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता और चिंता का विषय है, जो कटुता आ गई है पक्ष और विपक्ष में, वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कटुता की बात की तो, कटुता पक्ष विपक्ष की बात की तो ये रिलेशनशिप जो है उसमें तुरंत वाजपेयी याद आता है। बिल्कुल, वाजपेयी तो फिर अलग ही थे। वाजपेयी का जो ब्रिज थे ना पक्ष और विपक्ष के बीच में, और जो उनकी दोस्ती थी नरसिम्हा राव के साथ, उसका भी मैंने पूरा, बहुत फैसिनेटिंग है। वही का एक कारण था विजय जी, जिसकी वजह से एक हिंदू राइट विंग पार्टी में बिलोंग करते हुए वो एक मॉडरेट की छवि रखते थे। और मैं कई बार सोचती हूँ कि वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टरशिप में क्या उपलब्धि थी, क्या किया उन्होंने, न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसको मैंने देखा है कैसे हुआ वो सब, और क्या उपलब्धि थी, बाकी तो सारा कंटिन्यूएशन था ना, कंटिन्यूएशन ऑफ। उसका मानना था कि जो मैंने कश्मीर और पाकिस्तान पे किया वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, हालांकि वो सक्सीड नहीं किया। लेकिन वाजपेयी के बारे में मैं मानती हूँ इट वाज नॉट व्हाट ही डिड, इट वॉज वॉट ही वॉज, जो उनकी लेगेसी है। एंड दैट इज के हिंदुस्तान को कंसेंसस से चलाना है, मॉडरेट का चेहरा, मिडिल ऑफ द लाइन, इन सब इंटरेस्ट को सिंथेसाइज करके, वो वाजपेयी की लेगेसी है, मैं मानती हूँ। कश्मीर पाकिस्तान पे हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं वाजपेयी की पॉलिसी पर? हाँ, देखिए हर प्रधानमंत्री में, वाजपेयी तो कहते थे, मैंने जो एफर्ट किया उस पे, कश्मीर पे भी सॉल्व करने का उनका एक सपना था शुरू से, और पाकिस्तान से भी, वो मैं सबसे अपनी जरूरी चीज मानता हूँ, पर वो सक्सीड नहीं हुआ। मनमोहन सिंह ने किया, वो सक्सीड नहीं हुआ। मोदी ने किया फर्स्ट टाइम में, नहीं सक्सीड हुआ। सारे साथ के नेताओं को अपनी स्वेरिंग इन पे बुलाया, वहां नवाज शरीफ से मिलने गए खास, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं आज जो हमारा रवैया है कि जब तक पाकिस्तान आतंक को नहीं छोड़ेगा, ये कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एक सवाल प्रधानमंत्रियों पर तो आपने चर्चा कर दी, लेकिन मैं आपके इस अनुभव का लालच मुझे हो रहा है कि 3 ऐसे नाम, बहुत छोटा सा लेकिन उस पर, जो प्रधानमंत्री नहीं बने, एक जगजीवन राम साहब, एक प्रणब मुखर्जी और एक एल के आडवाणी। उनमें एक और मैं जोड़ूंगी, शरद पवार। शरद पवार, चलिए तो 4, तो आप कैसे देखते, कैसे तो के कुछ कारण रहे, इसलिए मैंने कहा आप बताइए चारों के लिए छोटा सा। देखिए जगजीवन राम में तो बहुत नेहरू की कैबिनेट से थे और बनते बनते रह गए, और जब मोरारजी देसाई बने 1977 में, तो जेबी कृपलानी ग्रुप को ये काम दे दिया गया था कि एमपी से बात करके, जयप्रकाश नारायण ने दिया था कि उसका पता करो कि मूड क्या है। और नारायण देसाई, महादेव देसाई के जो बेटे थे, उन्होंने ये मुझे कहा था कि मूड जगजीवन राम के लिए था, पॉपुलैरिटी जगजीवन राम की थी, लेकिन जेपी और जेबी कृपलानी जिनको ये काम दिया गया था, उनको लगा नहीं ये गलत होगा, क्योंकि वो अभी पार्टी में आए हैं, और उनके द्वारा ही इमरजेंसी का रेजोल्यूशन पास हुआ था, और वो मोरारजी देसाई जेल में थे, तो मोरारजी देसाई बेहतर रहेंगे। तो उसके बहुत कटुता थी इनमें, कि वो कहते थे एक दलित को नहीं बनने दिया गया, दलित को इस देश में नहीं बनने दिया जाएगा, वो मानते थे ये। और फिर जब जनता पार्टी भी पावर में आई और बीच में उथल पुथल हुई, तो चरण सिंह बन गए, इनको नहीं बनने दिया गया। तो जगजीवन राम, आप सही कह रहे हैं, वो दलित प्रधानमंत्री जो देश ने नहीं देखा। एल के आडवाणी भी उसी तरह के थे,
मतलब उन्होंने वाजपेयी का नाम प्रपोज किया, अपने आप नहीं बन पाए, और कोशिश की 2009 में, नहीं क्लिक किए। और प्रणब मुखर्जी का किस्सा तो हम जानते हैं। 2002 में भी आप समझते बनना चाहते 2002 में अडवाणी जब मतलब संघ की तरफ से प्रेशर था, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए, और अर्ली इलेक्शंस भी करा लिए 2004 में अडवाणी और उनके सारे जो बीजेपी के नेता थे, और उनका होप था कि वो बनेंगे, और बहुत शौक था कि नहीं बने। जब ये रिजल्ट्स आए, 8 सीटों का तो डिफरेंस था कांग्रेस और भाजपा में, मतलब थोड़ा इधर से उधर हो जाता तो शायद बन जाते वो 2004 में। प्रणब मुखर्जी तो बनते बनते रह गए, तो वो तो हम फिर फाइनली उन्होंने प्रेसिडेंट बनने का निर्णय किया। और लेकिन वो क्या उसमें उनकी गलती ये थी कि राजीव गांधी के वक्त उन्होंने नंबर 2 लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाने का सजेस्ट किया था, केवल ये गलती थी? क्या ये गलती एक मानी जाती है? अगर यही गलती थी तो इतनी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा, और वो ये मानते फिर आप कहते कि हैं भाई किस बात आपने ये हिम्मत की कि आप एस्पायर करें, यही हो सकता है ना, अगर वो सही है जो वो मानते थे कि उन्होंने ऐसा जिक्र किया कि नंबर 2 ही टेक ओवर करता है जब डेथ हुई उस समय। तो मुझे लगता है कि, और शरद पवार जब नरसिम्हा राव बने तो उन्होंने दावा किया था और फिर वापस ले लिया दावा, तो फिर नरसिम्हा राव ने उन्हें वापस महाराष्ट्र भेज दिया, और फिर कोई मतलब कई बार उन्होंने कोशिश की पर वो सफल नहीं हुई। अब यस, आप सही बात कर रहे हैं, what kind of prime ministers ये लोग बनते, the prime ministers India did not have. Yeah. अब एक और प्राइम मिनिस्टर जो अभी नहीं बन पाए हैं, जिसे हम वेस्ट मिनिस्टर के हिसाब से देखें तो शैडो प्राइम मिनिस्टर एलओपी राहुल गांधी जी, वो तो एलओपी है, वो तो एलओपी है कांग्रेस के वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम में एक शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हम देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, या आपको काबिलियत लग रही है, पॉलिटिकल काबिलियत की बात में? देखिए उसका जवाब पता नहीं, लेकिन अगर देश में आक्रोश होता है तो और उनकी भी स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कांग्रेस की ये है कि बाय डिफॉल्ट होगा, जब नाराजगी होगी इस तरफ से तो फिर किस तरफ देखेंगे, कांग्रेस की तरफ देखेंगे, मेन लाइन पार्टी वही है। और आज कांग्रेस क्लियर है कि राहुल गांधी उनके नेता है, उसमें अब कोई दो राय नहीं रही है और कोई सामने नहीं है। तो किस तरह के होंगे, इतनी बड़ी यात्रा करके 4000 किलोमीटर की, जो मैंने देखा लोगों ने देखा कि वो ये शख्स हमारे पास हमारी बात सुनने पैदल चल के आया है, उसको कैसे गंवा दिया आपने, वो गुडविल को कैसे गंवा दिया, उसको क्यों नहीं एनकैश कर पाए। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है ना लोगों के बारे में, उस पे निर्भर करते हैं। क्या राहुल गांधी जी को, राहुल जी के शब्दों में, आप कांग्रेस का रेस का घोड़ा मानती हैं, बारात का घोड़ा मानती हैं, लंगड़ा घोड़ा मानती हैं? इस समय रेस का घोड़ा तो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो भी एडवांटेज था 240 का, वो जो बहुत एडवांटेज था, दलित उनकी तरफ देख रहा था, चीजें क्लिक कर गई, फिर वो पूरा पीटर आउट होने दिया आपने। ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरी, ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान नहीं देना, जो आपके नेता हैं उनको जाने देना, जाते हैं तो जाए। शशि थरूर को दे दीजिए पूरा साउथ, ऑर्गेनाइज करें पार्टी को, दे दीजिए गहलोत को, सचिन पायलट को, ये गौरव गोगोई को, आपके पास बहुत नेता है अभी भी, मनीष तिवारी, दे दीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी, यहाँ आप पार्टी को खड़ा करेंगे और अकाउंटेबल होंगे। हाउ डज इट मैटर आपको पसंद है कि नहीं है, वो भी कांग्रेसी हैं, उनको अकाउंटेबल करिए, टीम को खड़ा करिए, ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करिए, क्योंकि इंडिया डिजर्व्स अ स्ट्रॉन्ग कांग्रेस। एक आखिरी सवाल, आपने कहा, वीपी सिंह ने कहा कि मंडल चेंज द पॉलिटिक्स। लोग कहते हैं मोदी ने चेंज किया पॉलिटिकल पैराडाइम। आज के प्रधानमंत्री को, जिनको आपने किताब में शामिल नहीं किया, कैसे
असेस करते हैं, और क्या देश के जो अब तक के 14 प्रधानमंत्री रहे, 13 प्रधानमंत्री रहे, देखिए उनके कंपैरिजन में बेहतर प्रधानमंत्री देखती हैं? देखिए, मोदी और जैसे नेहरू में मैंने शुरुआत की, आइडियोलॉजिकली पोल्स अपार्ट थे। ये लेफ्ट लिबरल सेक्युलर उसमें मानते थे, पार्टीशन के बाद देश निकला था, माइनॉरिटी सिक्योर फील करें। मोदी का जो विचारधारा है वो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, हिंदू राष्ट्र की एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट की है, 1000 साल का सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट की वो बात कर रहे हैं। हालांकि कई चीजों में उनमें सिमिलैरिटीज है, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगी। तो मोदी की जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर, हिंदुत्व की आवाज बुलंद करने वाला लीडर, उसमें ओबीसी का चीज जुड़ गई है, कास्ट का एलिमेंट जुड़ गया है रिलीजन में, उसमें सोशल वेलफेयरिज्म जुड़ गया है, उसमें पेंशन, इंश्योरेंस, गैस, हर एक के हाथ में कुछ, घरों को बनाना, ये देखिए, मतलब प्रोग्रामिंग स्कीम से फार्मर्स के हाथ में पैसा, महिलाओं के हाथ में पैसा, वो चीजें सब जुड़ गई हैं सोशल वेलफेयरिज्म की। और फिर लोग गांव में जाइए तो लोग कहते हैं इनके बाद कौन है, किसके लिए ये सब कर रहे हैं। तो गलतियां तो होती हैं। और दूसरा जो है, जो करना चाहते हैं हर चीज को भव्य हो, जो बोलते हैं, एक शब्द जो मैंने किताब में भी यूज किया है कि वो लोगों को, उन्होंने कहा कि मुझे जो अच्छा नहीं लगता इसकी काल्पनिक दरिद्रता, कि हम बड़ी चीज नहीं कर सकते, लेकिन जो खामी, जो वीकनेस है उसकी डिटेलिंग नहीं होती है, उसकी एक भव्य एक आइडिया, विजन है, पर उसको आप डिटेल कैसे करेंगे। जैसे डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया ब्लैक मनी को हटाने का, उसके बाद 250 और नोटिफिकेशंस आई क्योंकि वो डिटेलिंग नहीं की गई थी। तो लेकिन मोदी ने एकदम, जैसे आपने कहा ना, पैराडाइम शिफ्ट तो पॉलिटिक्स में हमारी ले ही आए हैं, जिसको देखते हैं कैसे हिस्ट्री जज करती है। अब इस टर्म में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो एलाइज की तरफ झुक रहे हैं। राइट विंग, अपने राइट विंग जो आप कह रहे हैं ना, ट्रोल्स ने कहा सीज फायर क्यों कर दी, ये लोग ये क्यों नहीं लिया पीओके को, वो वहां से क्रिटिसिज्म आ रहा है, लेकिन एलाइज को इकट्ठा करके और एलाइज की तरफ झुकना। लेकिन चैलेंज आएगा उत्तर प्रदेश और गुजरात 2027 में, वहां से मूड बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो आप समझते हैं इंदिरा गांधी का आई एम द इशू से लेकर मोदी ब्रांड अनचैलेंज है? सॉरी, इंदिरा गांधी के ब्रांड से लेके, इंदिरा गांधी ने जो कहा था जर्नलिस्ट को कि आई एम द इशू, मतलब इलेक्शन केवल इंदिरा गांधी के नाम पर लड़ा जाएगा, ऐसे ही मोदी ब्रांड जो है आई एम द इशू। 1980 में भी उन्होंने ये कहा, हु इज द इशू, शी, SHE इज द इशू। यस, आई एग्री, इंदिरा गांधी की तरह, यस, मोदी इज द इशू, मोदी ब्रांड इज द इशू इलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैंने बहुत वक्त लिया, लेकिन एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि जो नीरजा जी के साथ बात हुई ना, वो तो बहुत थोड़ी सी बात हुई है, 1% है, 2% है। इस किताब में तो पूरा खजाना है, इसको आप देखिए और इसको पढ़िए तो बहुत कुछ बातें समझ में आएगी। बहुत शुक्रिया आपका नीरजा जी कि आपने वक्त निकाला। शुक्रिया आपका विजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।